So welcome back students. So today's topic is equivalent circuit diagram of synchronous motor. तो अब हम सिंक्रोनस मोटर को सर्किट फॉर्म में कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सिंक्रोनस मशीन एक डबली एक्साइटेड मशीन है, वी ऑल नो। ठीक है, एक डीसी सोर्स रोटर में कनेक्टेड होता है और एसी सोर्स इज कनेक्टेड टू द स्टेटर टर्मिनल्स। तो मैंने दो साइड्स यहाँ पे बना ली हैं, एक स्टेटर की और एक रोटर की। तो अब यहाँ पे आप देखिए कि जो रोटर वाला साइड है वहाँ पे मैंने डीसी सप्लाई दे दी है और जो स्टेटर वाली साइड है वहाँ पे एसी मैंने सप्लाई ड्रॉ की है। तो अब अगर मैं आपको एक डायग्रामेटिकली थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, तो यहाँ पे ये स्टेटर है और ये रोटर है। स्टेटर में हम 3 फेज सप्लाई देते हैं और 3 फेज सप्लाई की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें पता है, उसका मैग्नीट्यूड वो 1.5 m का रिजल्टेंट बनता है तीनों फेजेस का, और वो रोटेटिंग बनता है। ठीक है, उसकी वैल्यू 1.5 m रहती है। तीन फ्लक्सेस जब 3 फेज की रिजल्टेंट वैल्यू 1.5 m होता है तो रोटेटिंग होता है। और अब हम यहाँ पे भी डीसी देते हैं, ठीक है, और इसको हल्का सा कुछ स्टार्टिंग मेथड चाहिए होता है, या डैम्पिंग से कर लो या आप एक्सटर्नल प्राइम मूवर से कर लो, तो ये फिर सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट करने लग जाता है रोटर। तो क्योंकि अब इसका जो स्टेटर का फील्ड है वो भी सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा है और रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट कर रहा है, तो वो रोटर को में फ्लक्स कटिंग एक्शन नहीं होगा, क्योंकि रोटर खुद भी सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट कर रहा है जिस स्पीड से स्टेटर है। तो उसकी वजह से रोटर में कुछ करंट इंड्यूस नहीं हो रहा स्टेटर की वजह से। तो वही लिखा है कि अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशंस नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द रोटर ड्यू टू स्टेटर फील्ड एज रोटर इज ऑल्सो रोटेटिंग एट द सेम स्पीड। तो इसलिए हम रोटर वाली साइड हमने सिर्फ डीसी सप्लाई दी है और यहाँ पे ये रोटर की वाइंडिंग से रिप्रेजेंट किया है। ऑल्दो रोटर की कुछ रेजिस्टेंस तो होगी ही, वाइंडिंग है तो वाइंडिंग की कुछ रेजिस्टेंस भी होगी, और हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कनेक्ट कर सकते हैं इसको फील्ड करंट को वेरी करने के लिए। तो उसको मैंने इस वेरिएबल रेजिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आपका रोटर की बात हो गई। अब हम स्टेटर स्टडी करेंगे। तो अब स्टेटर में क्या है, स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड हमने देखा कि रोटेटिंग है। ठीक है, अब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका इफेक्ट रोटर पे तो कुछ नहीं हुआ क्योंकि वो भी सेम स्पीड से है, पर जो स्टेटर के ही कंडक्टर हैं, खुद के कंडक्टर्स में भी जब ये लिंक करेगी तो अपने में भी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है, तो स्टेटर में हमें 2 इफेक्ट्स स्टडी करने हैं। एक तो स्टेटर के रोटेटिंग फील्ड की वजह से ही जो स्टेटर में करंट मतलब स्टेटर में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, इफेक्ट ऑफ स्टेटर रोटेटिंग फील्ड ऑन स्टेटर कंडक्टर्स। अपने में ही जो चेंज के थ्रू खुद में ही जो प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उसको हम सेल्फ इंडक्टेंस भी कहते हैं। ठीक है, जो खुद में इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम एक्सेस से रिप्रेजेंट अकाउंट करते हैं। ठीक है, जो सिंक्रोनस इसकी खुद की रिएक्टेंस है। और सेकेंड इफेक्ट होगा कि जो रोटेटिंग रोटर है, अब रोटर तो रोटेट कर रहा है, अब वो रोटेटिंग रोटर की जो डीसी अपनी फ्लक्स है, डीसी हमने दिया है तो उसकी जो अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी इन स्टेशनरी स्टेटर को कट कर रही है, तो उसकी वजह से भी उसमें भी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जब ये फ्लक्स चेंज करेगी तो इन 3 फेज में भी इसकी वजह से भी वहाँ पे जो इफेक्ट होगा वो भी होगा, उसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, अब देखो जब हमारा जनरेटर का केस था तो जनरेटर में हम यहाँ पे खुद 3 फेज सप्लाई नहीं देते, पर हम डीसी देते हैं और उसको रोटेट कराते हैं और यहाँ पे वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करते हैं। ओके, और वो वोल्टेज इस तरह से प्रोड्यूस होती है कि वो अपने इफेक्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करती है, मतलब उसकी वजह से जो इस पर फोर्स लगेगी वो उसको उल्टी तरफ को फोर्स लगती है। अगर घुमा हम इसको एक डायरेक्शन में रहें तो इसकी वजह से जो उसको फोर्स अपोजिशन दूसरी डायरेक्शन में मिलती है। इस तरह से इसमें करंट्स प्रोड्यूस होते हैं, पर हम एक्सटर्नली उसको रोटेट करवाते हैं। बट इस केस में क्या है, इस केस में हमें मोटर के केस में हम खुद 3 फेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, बट अभी भी तो ये रोटेट कर रहा है तो इसमें इसकी वजह से भी वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, और वो वोल्टेज जो होगी उसको हम बैक ईएमएफ कहते हैं। ओके,
वो बैक ईएमएफ भी अपने उसको ऑपोजिशन प्रोवाइड करती है। तो दो इफ़ेक्ट्स हमने स्टडी कर लिए, एक है स्टेटर की अपने रोटेटिंग फील्ड की वजह से जो स्टेटर में इफेक्ट होगा, और एक जो रोटेटिंग रोटर की वजह से स्टेटर के कंडक्टर्स में होगा। तो आगे आप ये थ्योरी लिख लीजिए। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस, जो अपने ही फ्लक्स की वजह से खुद के कंडक्टर्स में है, उसको स्टेटर वाली साइड मैंने सिंक्रोनस रिएक्टेंस से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। और जो रोटेटिंग रोटर की वजह से उसमें प्रोड्यूस होंगे उसको हमने वोल्टेज जनरेटेड, द वोल्टेज जनरेटेड इज रिप्रेजेंटेड एज ई बी, बैक ईएमएफ से हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया, उसको बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ कहते हैं, ठीक है। तो मान लो अभी इस साइकिल में ऑल्टरनेटिंग करंट जो हम सप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब करंट की डायरेक्शन ये है पॉजिटिव से, तो उस ऐसे फ्लो कर रहा है, तो जो बैक ईएमएफ जनरेट होगा, ठीक है, जो रोटर की वजह से इसमें जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ पॉजिटिव बनेगा, मतलब वो इसकी वजह से, अगर हम इसकी वजह से करंट फ्लो करना होता, अगर ये नहीं होता सप्लाई, तो वो इसके ऑपोजिट में फ्लो करना था, ठीक है। ऑब्वियसली वो इससे तो कम ही होगा, तभी करंट की डायरेक्शन तो सप्लाई से ही जाएगी, बट यहाँ पे ये इसको अपोजिशन करेगा, तो इसको हमने बैक ईएमएफ से रिप्रेजेंट किया है ई बी से, और ये एक्सेस है। और ऑब्वियसली स्टेटर वाइंडिंग की भी रेजिस्टेंस होगी, तो उसको हम यहाँ पे भी रेजिस्टेंस करेंगे, ठीक है। तो ये आर एस हो जाएगा स्टेटर की रेजिस्टेंस, ये आपके फील्ड की रेजिस्टेंस है, तो ये आपका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनेगा सिंक्रोनस मोटर का। तो रेजिस्टेंस के बारे में भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं दैट आर एस रिप्रेजेंट्स वाइंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ स्टेटर, स्टेटर की वाइंडिंग रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्टेटर के कॉपर लॉसेस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज योर बेसिक इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ अ सिंक्रोनस मोटर। थैंक यू।